Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic types of companies. तो जो कंपनीज होती हैं दे आर फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और द कंपनीज एक्ट 1956. तो आप उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो कैसे इनकॉर्पोरेट हुई हैं, लाइबिलिटी के बेसिस पे, पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे, या होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है जिनकी हम बात करते हैं. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो एक कंपनी स्टैट्यूटरी इनकॉर्पोरेशन भी हो सकता है उसका, और कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट भी रजिस्टर होके बन सकती है. जब एक कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू बने, पार्लियामेंट पास करे या स्टेट लेजिस्लेटर कोई एक्ट पास करके एक कंपनी को क्रिएट करे, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है. उस कंपनी के क्या पावर्स होंगे, राइट्स होंगे, प्रिविलेजेस होंगे, उस एक्ट के अंडर दिया होता है. जैसे आरबीआई आरबीआई एक्ट के थ्रू बना है. जो भी नेशनलाइज बैंक्स हैं वो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट के थ्रू बने हैं. एसबीआई जो है वो एसबीआई एक्ट के थ्रू बना है. तो इन्हें स्टैट्यूटरी इनकॉर्पोरेशंस बोलते हैं. इनमें जो भी फीचर्स हैं, क्या पावर्स होंगी, सब कुछ दिया होता है एक्ट के अंडर. तो अलग से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो अब इस पे ऐसा नहीं है कि अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उस पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा. एज लॉन्ग एज कंपनीज एक्ट मेन उस कंपनी के एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर दोनों एप्लीकेबल होते हैं कि कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है, वो स्टैट्यूटरी एक्ट भी एप्लीकेबल होगा. लेकिन अगर दोनों में क्लैश आता है तो फिर वो एक्ट ऊपर रहेगा. दूसरा, नॉर्मल कंपनीज कंपनीज एक्ट के थ्रू बनती हैं. ठीक है, जो भी उस समय का प्रिवेलिंग कंपनीज एक्ट हो. जैसे अभी 2013 वाला कंपनीज एक्ट है, उससे पहले 1956 वाला एक्ट था, और उससे पहले और भी पुराने एक्ट्स हैं. ओके, तो कंपनीज एक्ट के थ्रू बनने वाली भी कंपनी हो सकती हैं. फिर कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है. अगर एक कंपनी का मेन सोर्स है शेयर से आता है पैसा, तो अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी में पैसा डालते हो तो आपने जितने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसकी जितनी वैल्यू है, फेस वैल्यू, उतनी आपकी लाइबिलिटी है. मैंने अगर कंपनी के 10 लाख के शेयर्स खरीदे, मुझे कंपनी को 10 लाख रुपए देने हैं. कल कंपनी डूब रही है, क्रेडिटर्स को हमने 2 करोड़ देने हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं है. मैंने एक 10 लाख के शेयर्स खरीदे, मैं उतना ही पैसा दूंगी. ठीक है, सो लिमिटेड टू दी एक्सटेंट ऑफ दी अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स. तो मैंने अगर 10 लाख के शेयर्स खरीदे, मैंने कंपनी को 8 लाख दे दिए. अब कंपनी डूब रही है, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, तो मुझे और कितने देने हैं? 2 लाख, क्योंकि मैंने 10 लाख के शेयर्स खरीदे थे. वो मेरी लिमिट होगी लाइबिलिटी. एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ऐसे कंपनीज जब बनती है ना, तो इनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें वो गारंटी अमाउंट लिख दिया जाता है कि जो लोग भी अग्री करते हैं कि यस, हम वाइंडिंग अप के टाइम पे इतना पैसा पे करने का गारंटी करते हैं, वो उतना पे करेंगे. जैसे मैंने कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें अग्री कर दिया एमओए में, ये कंपनी जब वाइंड अप हो रही होगी तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 25 लाख रुपए दूंगी. तो कल अगर कंपनी डूब रही है तो मुझे मैक्सिमम 25 लाख रुपए ही पे करने हैं, क्योंकि मैंने उतने की गारंटी दी थी, मेरी लायबिलिटी को लिमिट कर दिया गया. ऐसी कंपनी कि शेयर कैपिटल हो भी सकती है, शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकती है. ठीक है, तो अगर ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी भी है और लिमिटेड बाय शेयर्स भी है, तो हो सकता है मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हो तो मैं शेयर्स जितना पैसा दूंगी, और जितना मैंने गारंटी अमाउंट अग्री किया उतना मैं गारंटी अमाउंट दूंगी. तो गारंटी अमाउंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया रहता है. ठीक है, फिर आती है कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी. ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा रेयर होती हैं. इनमें कोई लिमिट नहीं होती है. जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में लिमिट नहीं ना होती, वैसे इसमें होता है कि अगर कंपनी डूब रही है तो जब तक सबका पैसा चुकता नहीं होता, आपको एज अ मेंबर पैसा देना पड़ेगा. ऐसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना जरूरी है, शेयर कैपिटल होना जरूरी है. ठीक है, जब इसे रजिस्टर किया जाता है. लेकिन इसमें लिमिटेड नहीं है लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. फिर आती है कंपनी अ, की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. सबसे पहले आती है प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी 1956 के एक्ट के थ्रू भी बनी थी पहले, अब 2013 वाले के थ्रू बनती है. ऐसी कंपनीज की जो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, दो मिनिमम, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं. ठीक है, और सिर्फ एक 1 पर्सन कंपनी होती है जिसमें एक मेंबर अलाउ होता है. प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती. देखो, पब्लिक कंपनी को जब शेयर्स डिबेंचर्स बेचने हैं, उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, लोगों को इनवाइट करते हैं कि आओ हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, डिबेंचर्स खरीदो. प्राइवेट कंपनी ये नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती, क्योंकि उनके शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन रहती है. तो ये किसी को बुला नहीं सकते डिपॉजिट्स के लिए. ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं, उनके डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, वही उन्हें इनवाइट किया जा सकता है पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए. प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते. प्राइवेट कंपनी को कितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, इसको लेके कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है. फिर आती है पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी जो होती है
जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं। 7 मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं जो पब्लिक कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। और ऐसी कंपनी ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, तो लिक्विडिटी मेंटेन रहती है, कभी भी शेयर्स खरीद लो, कभी भी शेयर्स बेच दो। ठीक है। और पब्लिक कंपनी पे जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी ज्यादा रहती हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 मेंबर चाहिए। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों को ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए, प्राइवेट कंपनी को नहीं चाहिए। पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी पड़ती है, रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, प्राइवेट कंपनी को नहीं करना पड़ता। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट को, रेम्यूनरेशन को लेके जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है वो पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी पे नहीं है। ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजन पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी पे नहीं है। बोर्ड की पावर को जो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कंपनीज एक्ट के थ्रू, वो पब्लिक कंपनी में किया जाता है, प्राइवेट में नहीं किया जाता। तो अब देखो, प्राइवेट कंपनी पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पब्लिक कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। फिर एक टाइप ऑफ कंपनी होता है गवर्नमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 51% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट के पास है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों मिलके हो चाहे, अगर शेयर 51% या उससे ज्यादा है तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होती हैं उन्हें भी गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये सरकारी पैसा इनमें बहुत डला हुआ है, तो ये सारी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। फिर आती है फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है, जैसे गूगल बनी कहाँ है, यूएसए में, इंडिया में काम तो कर रही है लेकिन इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ है, फॉरेन में, तो वो फॉरेन कंपनी है। ठीक है। इंडिया में काम कर रही है, डायरेक्टली कर रही है, एजेंट के थ्रू कर रही है। ठीक है। इंडिया में बिजनेस कर रही है लेकिन इनकॉर्पोरेशन हेड ऑफिस वो इंडिया के बाहर है, तो वो फॉरेन कंपनी मानी जाती है। ठीक है। फिर है 1% कंपनी। 1% कंपनी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है। ठीक है। और एक मेंबर होगा, एक पर्सन को नॉमिनी बनाया जाता है उस पर्सन के कंसेंट के साथ, कि तुम, अगर मेरी डेथ होगी, मैंने मान लो 1% कंपनी बनाई, मेरी डेथ होने पे, मेरी इनकैपेसिटी होने पे जो मेरा नॉमिनी है वो सब कुछ देखेगा। नॉमिनी का जो रिटर्न कंसेंट है कि हाँ मैं नॉमिनी बनने के लिए रेडी हूँ, वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना जरूरी है। नॉमिनी जब चाहे तो वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, और मेंबर्स नॉमिनी चेंज भी कर सकते हैं नोटिस देके। ओके। अगर जो 1% कंपनी है उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, या फिर 3 साल तक लगातार जो एनुअल एवरेज टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, तब उसे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में खुद को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसी साइज बड़ा हुआ, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में खुद को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये 6 महीने का समय होता है। 6 महीने, इन दोनों घटनाओं में से कुछ भी होके 50 लाख से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होगी, या 3 साल तक लगातार एनुअल एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो 6 महीने में आपको अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। फिर आती हैं स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में पब्लिक कंपनीज नहीं आती। ऐसी कंपनी जिनका शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा का नहीं है, या जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, वो स्मॉल कंपनी होती है। अभी तो 50 और 2 करोड़ का अमाउंट है, फ्यूचर में ये अमाउंट मैक्सिमम 5 करोड़ हो सकता है पेड अप कैपिटल का, और टर्नओवर हो सकता है 20 करोड़ का। ठीक है। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा का ना हो, या टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा का ना हो, उसे स्मॉल कंपनी बोला जाता है। कम पैसा इन्वॉल्व है ना। ठीक है। लास्ट है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, जिसका मेजर कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किसी और कंपनी के पास हो, या किसी और कंपनी के पास उसका मेजर शेयर होल्डिंग हो, तो वो सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। और जो होल्ड करने वाली कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है। मान लो कि मैं एक कंपनी बनाती हूँ जिसका नाम है मेगा एंटरप्राइजेस। अब मेगा एंटरप्राइजेस में जो मेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल है वो एड्यूटैप के पास है, तो एड्यूटैप होल्डिंग कंपनी है, मेगा एंटरप्राइजेस सब्सिडरी कंपनी है। या फिर मान लो जो मेगा एंटरप्राइजेस में 51% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग एड्यूटैप का है, तो एड्यूटैप होल्डिंग कंपनी है और मेगा एंटरप्राइजेस सब्सिडरी कंपनी है, कि कंट्रोल डायरेक्टर्स का या फिर मेजॉरिटी शेयर्स किसी और कंपनी के पास होते हैं, तो वो होल्डिंग बन जाती है और जूनियर वाली सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है चेन ऑफ सब्सिडरी का। ठीक है। मान लो एड्यूटैप होल्डिंग कंपनी थी, मैं सब्सिड मेरी जो मेगा एंटरप्राइजेज है वो सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है। अब मान लो
एक और कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड मेगा एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी है, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड का जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो मेगा एंटरप्राइजेस के पास है, और मेगा एंटरप्राइजेस का जो मेजर शेयर है वो एडुटैप के पास है। तो ये चेन ऑफ सब्सिडरी बन गई। तो एक तरीके से जो एबीसी लिमिटेड है वो एडुटैप की भी सब्सिडरी बन गई, ठीक है। चेन बन गई ना, 1 2 3। ओके, तो ये चेन ऑफ सब्सिडरीज बोला जाता है। तो जो एबीसी लिमिटेड है वो मेगा एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी है, और मेगा एंटरप्राइज एडुटैप की सब्सिडरी है। तो एक तरीके से एबीसी लिमिटेड एडुटैप की भी सब्सिडरी है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का। अब इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स इन द केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी। इनकरेक्ट कौन सा है? ये बोल रहे हैं कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सब्सिडरी कंपनी इज द वन इन विच अदर कंपनी कंट्रोल्स द मेजोरिटी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सही है। अगर मेरी कंपनी का जो मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और कंट्रोल कर रहा है तो मेरी कंपनी सब्सिडरी है और वो वाली होल्डिंग हो जाएगी। अ कंपनी विद एटलीस्ट 51 पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट अगर 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है तो फिर ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। पब्लिक कंपनी को मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट कौन सी ऑप्शन है? ए इनकरेक्ट है, ठीक है। शेयर्स वाली जो कंपनी होती है जिसमें जो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, वो गारंटी वाली होती है जिसमें लिमिटेड बाय गारंटी होगी कि मैंने कोई अमाउंट गारंटी कर दिया, मैं उतना ही पे करूंगी वाइंडिंग अप के टाइम पे। लिमिटेड बाय शेयर्स होता है कि जितने के मैंने शेयर्स खरीदे उतना ही मैं पे करूंगी। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ सच अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, ना कि गारंटी, ठीक है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।